दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी साथियों का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर चर्चा करने वाले हैं, ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान। ये उन लोगों के लिए है जो सामान्य ज्ञान में महारत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन शायद किताब के पन्ने पलट पलट कर थक गए हैं। तो हमारी ये ऑडियो क्लास आपकी तैयारी को एक नई रफ्तार देने में मदद करेगी। बिल्कुल, आज हमारा लक्ष्य यही है कि हम इतिहास के कुछ सबसे ज़रूरी तथ्यों को प्रश्न उत्तर के जरिए न सिर्फ समझें बल्कि उन्हें याद भी कर लें। हम एक एक करके सवाल लेंगे और उनके जवाबों पर थोड़ी चर्चा करेंगे ताकि ये तथ्य आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएं। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा को शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल प्राचीन भारत के स्रोतों से ही लेते हैं। इतिहास का पिता ये किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस जी। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है हिस्टोरिका नाम से। अच्छा, यहां से एक और दिलचस्प सवाल बनता है यात्रियों के बारे में। वो कौन सा चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था? वो फाह्यान था। फाह्यान। हाँ, और उसने उस समय के मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। अच्छा, अब वेदों की तरफ चलते हैं। भारतीय संगीत का जनक ये किस वेद को माना जाता है? ये सामवेद को माना जाता है। सामवेद। हाँ, इसकी जो ऋचाएं हैं उन्हें गाया जा सकता है, इसीलिए। बहुत बढ़िया। और एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र है गायत्री मंत्र, उसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? उसका उल्लेख हमें मिलता है ऋग्वेद में। अच्छा जी, ऋग्वेद के 3 मंडल में, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, और ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। चलिए अब सिंधु सभ्यता पर आते हैं। जुते हुए खेत और वो नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य ये कहाँ से मिला है? ये साक्ष्य हमें कालीबंगन से मिले हैं, और ये सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। कालीबंगन से, सही। और मोहनजोदड़ो से मिली सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी? देखिए, मोहनजोदारो से जो विशाल स्नानागार मिला है वो एक प्रमुख स्मारक तो है। हाँ, लेकिन वहां मिली सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी, यानी अन्न रखने का कोठार। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि उस समय भी नगर नियोजन कितना उन्नत था। अच्छा, सिंधु सभ्यता के लोग किस एक धातु से परिचित नहीं थे? वे लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से? जी, वे तांबा, कांसा, सोना और चांदी का प्रयोग तो करते थे, लेकिन लोहा वो वैदिक काल में प्रचलन में आया। ठीक है, अब वैदिक काल की बात करते हैं। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कौन सी थी? आर्यों द्वारा जो सभ्यता निर्मित हुई वो वैदिक सभ्यता कहलाई, और ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। अच्छा, ग्रामीण। हाँ, और उनकी भाषा संस्कृत थी। सत्यमेव जयते जो हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, ये कहाँ से लिया गया है? इसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से, ठीक है। अब महाजनपदों की ओर बढ़ते हैं। 16 महाजनपदों की जो सूची है वो हमें किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? ये सूची हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है। अंगुत्तर निकाय। जी। और मगध की सबसे प्राचीन राजधानी क्या थी? मगध की सबसे प्राचीन राजधानी थी गिरिव्रज, जिसे राजगृह भी कहते हैं। अब आते हैं धार्मिक आंदोलनों पर। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ में। हाँ, और जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। और उनके उपदेशों की भाषा क्या थी? उन्होंने जनसाधारण की भाषा यानी पाली में अपने उपदेश दिए। पाली में? जी। इसी तरह महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए, जिसे अर्धमागधी भी कहते हैं। बौद्ध धर्म के विभाजन से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। जी। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, जिसके बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया? चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कनिष्क के समय में? हाँ, कुंडलवन कश्मीर में इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, और इसी संगीति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान इन 2 भागों में विभाजित हो गया। अब आते हैं भारत के महान साम्राज्यों के दौर पर। जी। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। जी, उन्होंने चाणक्य की मदद से नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की नींव डाली थी। और वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसका क्या नाम था? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज, हाँ। उसने इंडिका नाम की एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें मौर्य युगीन समाज और संस्कृति का वर्णन मिलता है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसे मिली? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसिप को मिली।
जेम्स प्रिंसेप। जी, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी जिसने प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में बहुत मदद की। किस युद्ध ने सम्राट अशोक का जीवन पूरी तरह बदल दिया? कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध। हाँ, 261 ईसा पूर्व में हुए इस युद्ध में इतना भारी रक्तपात हुआ कि उसे देखकर अशोक ने युद्ध नीति को त्याग दिया और धम्म नीति अपना ली। और इसका उल्लेख भी मिलता है कहीं? जी, इसका उल्लेख उनके 13वें शिलालेख में मिलता है। चलिए अब गुप्त साम्राज्य पर आते हैं। भारत का नेपोलियन, ये किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त। क्यों? इतिहासकार वीए स्मिथ ने उनकी सैन्य विजयों से प्रभावित होकर उन्हें ये उपाधि दी थी। और चीनी यात्री फाहियान, वो किसके शासनकाल में भारत आया था? वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय। जी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किस गुप्त शासक को जाता है? इसका श्रेय कुमारगुप्त को जाता है। अब मध्यकालीन भारत की ओर बढ़ते हैं। महमूद गजनी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? 1024 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर। जी। तराइन का पहला युद्ध, ये कब और किसके बीच हुआ था? ये 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। और इसमें कौन जीता था? इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। और फिर तराइन का दूसरा युद्ध? वो ठीक 1 साल बाद हुआ, 1192 ईस्वी में। अच्छा। और इसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई और इसी युद्ध ने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी। दिल्ली सल्तनत पर आते हैं। हाँ। लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला, ये किसे कहा जाता था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। अच्छा, गुलाम वंश का संस्थापक। जी बिल्कुल। और वो प्रसिद्ध बाजार नियंत्रण प्रणाली, वो किस सुल्तान ने लागू की थी? ये प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने। जी। इसका मकसद क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था सेना के खर्च को नियंत्रित करना और वस्तुओं के दाम स्थिर रखना। तो ये थे इतिहास के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब सीधे लूसेंट की किताब से। उम्मीद है इस तेज गति वाली चर्चा से इन तथ्यों को याद रखने में मदद मिली होगी। बिल्कुल, इन तथ्यों को बार बार दोहराना ही सफलता की कुंजी है। और ये याद रखना चाहिए कि इतिहास में हर घटना एक दूसरे से जुड़ी होती है। इन संबंधों को समझना आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा। श्रोताओं के लिए एक विचार भी है। सोचिए कि इतिहास में किसी एक शासक की नीतियां, जैसे अशोक की धम्म नीति या अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति, उस समय के समाज को कैसे प्रभावित करती थी, और आज के समय में हम उनसे क्या सीख सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारे दूसरे लेक्चर और किताबों की समीक्षा भी सुन सकते हैं, जो आपको प्रेरित करेंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।